Today we will discuss about a detailed strategy to clear CSET examination. In the recent times, CSET examination has become very tough for many. बहुत सारे लोगों के जो मार्क्स हैं वो 67 से कम रह जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बॉर्डर लाइन पे रह जा रहे हैं और इसके कई कारण हैं. इन सब कारणों पर मैं डिस्कशन करूंगा और एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी जिसका आप इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. ना केवल 67, टारगेट हमारा 120 मार्क्स रहेगा. 120 हम टारगेट करेंगे तो अगर वो दिन हमारा उतना अच्छा भी नहीं रहा, वर्स्ट रहा, तो भी हम 90 100 तो स्कोर कर ही देंगे. और इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करने की वजह क्या है? इतने अच्छे मार्क्स अगर आप स्कोर करोगे तो आप 20-25 डेज जो प्रीलिम्स और जो प्रीलिम्स के रिजल्ट के बीच का वक्त होता है वो आपका जाया नहीं होगा. आप पूरे मन लगा के दिल लगा के मेंस में लगा पाएंगे. अगर आप 70s के लाइन में या 60s के लाइन में रहिएगा तो आप दुविधा में रहिएगा कि आई विल क्लियर सीसेट एग्जामिनेशन और नॉट. तो इस दुविधा को खत्म करने के लिए हमें इसमें अच्छा स्कोर करने की जरूरत है. आजकल देखा जाए वाई सीसेट एग्जामिनेशन हैज बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न, वाई दिस हैज सडनली पॉप्ड अप. तो पहली रीजन तो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिस तरीके से लिखा जा रहा है वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत सारे जार्गन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसमें, और ऑप्शंस उससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है. कुछ तरह के चुनिंदा तरह के क्वेश्चन जैसे एजम्पशन है, एजम्पशन का मतलब जो पैराग्राफ में दिया नहीं है वो आपको निकालना. ऐसी चीज़ों का डालना जो है वो काफ़ी इसको एम्बिगुअस बना देता है कि आप कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. और 2021 के पेपर में देखा गया था एक पैसेज पे एक क्वेश्चन, तो एक पैसेज पढ़ने में 2 मिनट लग गया, उसके सवाल का हल निकालने में 1 मिनट लग गया, और टोटल जो सी सेट का हमारे पास वक्त है वो 120 मिनट है और 80 सवाल हैं. तो एक क्वेश्चन पे 1.5 मिनट हुआ. अब जब 1.5 मिनट है और 3 मिनट एक सवाल में लग रहा है तो टाइम क्रंच, और टाइम क्रंच के कारण प्रेशर सिचुएशन जनरेट होना और इसके वजह से एरर हो जाना एग्जामिनेशन हॉल में. तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसको और कठिन बनाती है. दूसरी चीज है लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग एक वक्त पर 20 to 25 क्वेश्चंस तक होता था, बट अब के टाइम में वो 13-14 क्वेश्चन, 12-15 क्वेश्चन ऐसे पे आ गया है. और जो रीजनिंग है इट इज ऑल्सो ईजी फॉर जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं है वो भी उसको कर लेते हैं, मैथ्स वाले तो कर ही लेते हैं. तो ये एक ऐसा लो हैंगिंग फ्रूट था जिसको कम कर दिया गया. मैथमेटिक्स में डिफ़िकल्टी लेवल कैसे बढ़ गया? पहले के टाइम में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड वाले ये क्वेश्चंस ज़्यादा होते थे. एंड हाल के फिलहाल अगर वक्त में देखा जाएगा तो 2020, 21, 22 नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस अचानक से बढ़ गए. और नंबर सिस्टम इज़ वन ऑफ दी ट्रिकीस्ट पोर्शन. सबसे बड़े क्वेश्चन बनते हैं इसमें, सीधे फॉर्मूले ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं लगते हैं और इनका लेवल बहुत हाई है. तो इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि सी सेट टफ हो गया है, बट क्या इसका कोई वे आउट नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का वे आउट ना हो. ये जो जितनी भी स्ट्रेटजी है ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी, जिसकी वजह से मैं 4 प्रीलिम्स में लगातार सी सेट में 100+ मार्क्स लाए, एक बार 140 भी लाया, और तब लाया गया जब ये टफ हो गया था. तो ये स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं. एक चीज जो हमें देखना है कि सब्जेक्ट वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन है लास्ट 5 ईयर्स में. तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज द किंग. 30 to 35 क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन मैथ्स से आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आ रहे हैं. उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 25 to 30 क्वेश्चन आ रहे हैं. और तीसरे नंबर पे रीजनिंग है, 15-16, कभी 17-18 भी आ गए हैं, बट 14-15 पे रहता है ज़्यादातर. डेटा इंटरप्रिटेशन 2015 0, 2016 0, 2017 0, 2018 14 क्वेश्चन. उसके बाद 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए, हाईली वोलेटाइल, बट यू कांट लीव इट. अब हम देखते हैं कि अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं हैं और मैथ्स आपका कोई इतना कंफर्टेबल जोन नहीं है, तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिनको आप कर लीजिए. जो अगर आप कर लीजिएगा तो 70% 80% क्वेश्चन आप कर पाइएगा अटेम्प्ट. तो इसमें पहला नंबर सिस्टम है. अब नंबर सिस्टम में ट्रिकी पोर्शन तो सीधे फॉर्मूले से नहीं होता, बट ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं 3 to the power 2019. अब 3 to the power 2019 के लिए सिंपल जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं 3 के, 5 के, 7 के, 9 के, 11 के, वो आपको याद कर लेना है, उसको समझ लेना है और PYQ में प्रैक्टिस कर लेना है.
प्लस इनके पैटर्न देखना आपको, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्यूब 8 होता है, फिर पावर 4 16 होता है, उसके बाद फिर पैटर्न सेम हो गया 32 64 128। ठीक है, मतलब आप देखो लास्ट डिजिट जो है वो कैसे जा रही है, 4 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद ऐसे ही एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो वो आपको उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद फिर 2 हो गया, फिर ऐसे मतलब है 2 4 6 8 2। तो ऐसे ही 3 का भी पैटर्न है। तो ये भी पैटर्न आप समझ लोगे तो नंबर सिस्टम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे जो 6 डिजिट के 7 डिजिट के हैं, उसमें एक नंबर मिसिंग है और उसका आपको निकालना है कि वो डिविजिबल है कि नहीं, तो वो ट्रिकी पार्ट हो जाता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट हो गया। बट इतना बेयर मिनिमम तो आप कर ही सकते हो। परसेंटेज, इट इज द बेस ऑफ नॉट ओनली परसेंटेज के क्वेश्चन बट डेटा इंटरप्रिटेशन भी परसेंटेज से होता है। एवरेजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, पार्टनरशिप, इसे हर साल क्वेश्चन आते हैं और सॉल्वेबल होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा कोई पेपर नहीं इसी सेट का जिसमें मल्टीपल सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से ना आए हों। तो अगर आपने ये सब कर लिया तो आपका काम बन गया, काफ़ी अच्छी पोजीशन में आप आ जाएंगे। इसके अलावा परमुटेशन कॉम्बिनेशन हाल फिलहाल में बढ़ रहा है, बट वो ट्रिकी है, स्पेशली फॉर दोज जिनका मैथ्स उतना कंफर्टेबल जोन नहीं है। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग अगर हम देखें तो लॉजिकल रीजनिंग में कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं, और कुछ पोर्शन में बताऊंगा जिसमें आप अगर हल्का एफर्ट डालिएगा तो काफ़ी अच्छा स्कोर करिएगा। जैसे सिटिंग एंड कम्प्लेक्स अरेंजमेंट, 3 4 तरह के सवाल होते हैं, एक बार आप हल कर लीजिएगा आराम से हो जाएगा। ब्लड रिलेशंस है, इसमें भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, थोड़ा सा अगर आप 8 10 सवाल सॉल्व कर लीजिए यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, इसमें क्या होता है, राम इज गोइंग 10 किलोमीटर नॉर्थ, देन गोइंग 5 किलोमीटर ईस्ट, देन गोइंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो फाइनली किस डायरेक्शन में है, ये भी इजी क्वेश्चन होते हैं। सीरीज एंड एनालॉजी, इसमें जो नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े ट्रिकियर होते हैं, अल्फाबेट वाले थोड़े इजी होते हैं। अल्फाबेट वाले तो कम से कम आप कर ही सकते हो, नंबर वाला कई बार क्लिक नहीं होता है, बट अल्फाबेट वाले तो इजी होते हैं। ठीक है, तो वो है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी पूछते हैं। तो क्यूब्स एंड डाइसेस हैं, क्यूब्स एंड डाइसेस मैंने क्यों यहाँ इंक्लूड किया, ज़्यादा क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, बट स्ट्रेट फ्रॉम द फॉर्मूला, 3 4 फॉर्मूला है, स्ट्रेट फ्रॉम देयर यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, तो इसलिए ये भी आप कर सकते हैं। ये आपने कर लिया तो आपका रीजनिंग 80 85% डन हो गया। डेटा इंटरप्रिटेशन, अब इसके लिए आपको देखिए करना क्या है, कुछ PYQ पहले सॉल्व कर लेना है। इसमें लगना बेसिक मैथमेटिक्स ही है, तरह तरह के डायग्राम, तरह तरह के ग्राफ्स होते हैं, पाई चार्ट होता है, हिस्टोग्राम्स होता है, देयर आर अदर काइंड्स ऑफ जो हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के मैप्स हैं, ग्राफ्स हैं सॉरी। तो वो ग्राफ्स आप देख के नहीं जाओगे पहले से, तो उस टाइम पे एनालाइज करना इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। इसलिए पहले से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लीजिए कितनी तरह के ग्राफ्स यूज़ किए हैं इन्होंने, और कैसे कई बार टेबल दिया होता है तो डेटा को कैसे एनालाइज करना, कैसे डेटा उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो आप देखने के लिए PYQ सॉल्व कर लीजिए। बाकी उसमें लगना बेसिक मैथ्स ही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में द मेन जो चैलेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए। अब चैलेंजेस हैं बट यू कैनॉट लीव इट। अब 30 पैसेजेस में इफ़ यू विल हैव, पहली चीज़ है पेशेंस रखना है। बहुत सारी पैसेजेस को आपको रीड करना पड़ेगा और लीव भी करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन जनरेट होता है उसमें। ऐसा नहीं कि आपने रीड कर लिया तो उसका अटेम्प्ट ही करना है। आप जितना ज़्यादा पैसेजेस को रीड करोगे, आप अगर 20 पैसेजेस रीड कर पाए, उतना ही वक्त मिला तो 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो सॉल्वेबल होंगे। तो पेशेंस इज की एंड जजमेंट इज की। जजमेंट इज की कैसे, जैसे इसमें क्वेश्चन होते हैं इन्फेरेंस का होता है। इन्फेरेंस मीन्स कि अगर वो पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूरा लिखा हुआ है और अब पैसेज के नीचे लिखा है क्या इन्फर कर रहे हो आप, तो ये पैसेज इन्फर कर रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ नेसेसरी थिंग फॉर दी कंट्रीज डेवलपमेंट। तो ये पैसेज कुछ दिया है और उससे आप इन्फर कर रहे हो कि रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, लॉजिकल इन्फेरेंस मतलब सेंट्रल बात क्या निकल के आ रही है, सेंट्रल मैसेज क्या निकल के आ रहा है उस पैसेज से। एक होता है सेंट्रल थीम। सेंट्रल थीम का मतलब होता है कि अगर पूरा कोई टॉपिक दिया हुआ है तो अगर उस टॉपिक को हम समराइज करें तो बेस्ट समराइज कैसे होगा, तो सेंट्रल थीम वही होती है। एक होता है एजम्पशन। एजम्पशन में ये होता है कि
अगर हमने राइटर ने कुछ चीजें लिखी, से फॉर एग्जांपल दे हैव रिटन अबाउट कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म के बारे में जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है, उस आर्टिकल को लिखते वक्त उन्होंने सर्टेन एजम्पशंस रखे हैं। ऐसा एजम्पशन हो सकता है कि उनका मार्केट इकोनॉमी जो है, फुल्ली मार्केट इकोनॉमी रहेगी तो इट इज नॉट गुड फॉर पुअर पीपल, ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं लिखा होगा, बट उनके जो लिखने का स्टाइल है उससे आपको पता लग जाएगा कि वो ऐसा सोच के ऐसी बातें लिख रहे हैं, क्योंकि कुछ जनरलाइजेशन होती हैं पैसेजेस में, दैट यू हैव टू अंडरलाइन। जनरल बातें जहां पे भी जजमेंट पास करता है एग्जामिनर, दैट यू हैव टू अंडरलाइन। तो ये बेसिक होते हैं क्वेश्चन। अब इसमें ज्यादातर ये दिखा गया है कि इन्फेरेंस के क्वेश्चन, कोरोलरी और इन्फेरेंस एक ही बात है, वो थोड़े इजी होते हैं एजम्पशन से, एजम्पशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और सेंट्रल आइडिया तो सबसे ही इजी होता है, ठीक है। बाकी आप खुद सॉल्व करके देखिएगा तो आपको ये पकड़ में आएगा कि जो सबसे ज्यादा एरर हो रहा है वो एजम्पशन वाले क्वेश्चन में होता है, ठीक है। तो आपको चूज करना, सेंट्रल थीम वाले क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, तो वो आपको नहीं छोड़ने, ऐसे आपको सेलेक्ट करना है। दूसरा तरीका ये होता है कि किस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो, इकोनॉमी में कंफर्टेबल हो, एथिक्स में कंफर्टेबल हो, इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल हो, तो डिफरेंट थीम्स के आपको पैसेजेस मिलेंगे। बहुत टेक्निकल पैसेजेस भी होते हैं, आईटी से रिलेटेड पैसेजेस भी होते हैं, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको आप पढ़ो, तो उसमें अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स भी होंगे तो यू विल फाइंड इट ईजियर टू सॉल्व, ठीक है। और कई में पैसेज बहुत बड़े होते हैं, एंड पैसेज बड़े होने के से डरना नहीं है, बिकॉज वो इजी क्वेश्चन होता है। अगर आप ऑप्शन तक जाओगे तो वो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होगा। माइंड गेम्स होते हैं यूपीएससी के, तो ये नहीं बड़ा है तो उसको देख के आप घबरा गए। छोटे पैसेजेस देखा गया है कि उसमें कुछ मैसेज होता नहीं है, यू हैव टू इन्फर अ लॉट, सो दे बिकम डिफिकल्ट। ये रिवर्स है, ठीक है। तो कई बार पैसेज टफ होगा, स्टेटमेंट्स जो ऑप्शंस होंगे वो इजी होंगे, तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू मेंटेन काम, और डिसाइसिव आपको होना पड़ेगा। सेकंड रीडिंग का वक्त नहीं मिलता है कि आप बाद में आके घूम के उस पैसेज को सॉल्व करेंगे, देन एंड देयर यू हैव टू टेक डिसीजन, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। अब बॉटम लाइन्स हम देख लेते हैं। डोंट डिपेंड ऑन वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पे डिपेंडेंसी इज फैटल, बिकॉज मैथ्स का लेवल इंक्रीज हो रहा है, कैट का लेवल छू रहा है, ठीक है। तो 100% क्वेश्चन सॉल्व करना इज नियरली इम्पॉसिबल, ठीक है। रीडिंग कॉम्पिटिशन आप छोड़ नहीं सकते हो, 30 क्वेश्चन हैं, 10-12 क्वेश्चन तो इजी मिलते ही हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्वेश्चन करने हैं, बट कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, तो 100% वहां भी सॉल्व करना मुश्किल है, 80% का अपने को टारगेट रखना है उसमें। तो आपको एक सब्जेक्ट पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। 2018 में 14 क्वेश्चंस वर फ्रॉम डीआई, अब डीआई किसी ने लीव किया तो फेटल हो गया, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। डोंट टारगेट 67 कि मुझे 67 लाने हैं। अब 67 टारगेट जो करते हैं वो 30 to 35 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करके आते हैं, और यही वो जोन है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। 30 to 35 क्वेश्चन वाले सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट मोर ना, मोर देन 45 क्वेश्चन, थोड़ा सेफर साइड में जाओ, थोड़ा क्वेश्चन रखो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2-3 आंसर कंट्रोवर्शियल होते हैं यूपीएससी के, यू कैन नॉट go to court and say कि you have to change the answer. So रीजनिंग मैथ्स है उसमें एरर हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेशन में एरर हो गया, कुछ हो गया। यू हैव टू कीप अ मार्जिन ना, यू कैनॉट बी so confident to attempt just 30 questions. I have seen my friends who are from IIT Delhi, IIT Bombay, they have failed CSAT just because of the complacency, because this is one stage, you have to give respect to this stage, and this is an elimination stage. To be very precise, this is an elimination stage, because preliminary is nothing but an examination which want to eliminate people, eliminate those bunch of students who have a certain amount of knowledge and they can write मेंस एग्जामिनेशन जिसमें कुछ कंटेंट दिखे उनको, उनका दिमाग खराब ना हो। तो इस वजह से ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, तो सीसेट भी एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। जो फिल्ट्रेशन है तो यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट। व्हाट टू अटेम्प्ट फर्स्ट, अनलेस एंड अल्टिल आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, बहुत ज़्यादा आपको कंफर्टेबल है, डोंट स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट। एब्स्ट्रैक्ट है, इरिटेशन हो जाएगा, मैथ्स रीजनिंग भी गड़बड़ हो जाएगा। मैथ्स अगर फेवरेट नहीं है, रीजनिंग से स्टार्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से मत स्टार्ट करो। सीसेट में आपको एक मिनिमम कट ऑफ है, आपको सारे क्वेश्चन करने नहीं है, तो आप चूज करके करो, ये ज़्यादा बेटर होता है।
तो आपको स्टार्ट करना है अगर मैथ्स फोबिया तो रीजनिंग से, अदरवाइज मैथ्स से स्टार्ट करो, मैथ्स देन गो रीजनिंग देन गो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में, आरसी को लास्ट में रखो। कोशिश करो 65 मिनट्स में दोनों मैथ्स और रीजनिंग निपटाने का, 70 मिनट तक तो निपटा ही दो, ताकि अगर 50 मिनट हो और 20-22 पैसेज आप पढ़ पाओ। ठीक है, तो ये आपको करना है। साथ में सोर्सेज, most important sources last 7 years previous year question. Nobody is able to match reading comprehension level of UPSC. Nobody is able to match the level of quant of UPSC. So you have to practice previous year questions. वही मेन है, वही आपको सॉल्व करने हैं। आपका बेसिक्स नहीं है क्वांट का, तो एसएससी सीजीएल की अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, वो बहुत सही। आर एस अग्रवाल इज वेरी बल्की एंड इट इज नॉट sufficient for a CSET level of paper, so that is not so important to solve, और उससे सफाइस नहीं हो पा रहा, लेवल कम है उसका। दूसरी चीज़ें क्या है कि अगर आपका रीजनिंग भी उतना अच्छा नहीं है तो फिर TMH की भी CSET की बुक आती है, अरिहंत की भी CSET की बुक आती है, दैट यू कैन रेफर, बट दोज आर जस्ट टू क्लियर योर बेसिक्स। आपको घूम के PYQ में ही आना है। इफ योर CSET, इफ योर मैथमेटिक्स इज नॉट दैट गुड, देन रोज 1-1.5 घंटे आपको आज से देने पड़ेंगे, और ये जितने मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं उसको आप अच्छे से करके आइए। और रीजनिंग पे भी ऐसे ही ध्यान दीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी एक वीडियो मैं डालूंगा कि कैसे उसको एड्रेस करना है। अगर आप ये सब करोगे तो हो ही नहीं सकता है कि आप 60s और 70s में रहोगे। ये स्ट्रेटजी को आप फॉलो करो और आप जो है पक्का क्लियर करोगे। कोचिंग सेंटर जो है, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो CSET का कोर्स निकाल रहे हैं, जिसका कोई भी CSET का कोर्स का फायदा जो है 99% नहीं होता है। फियर का बिजनेस है, जितना डर फैलाओ, डर का माहौल, CSET 40-45 दिन आप इस चीज़ पे वर्क करो। आपके, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने ये चीज़ें बताई जो 3 बार CSET फेल हुए थे, देव स्कोर 90+ मार्क्स, 90+ स्कोर किया। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, इतना कोई नहीं है। ये चीज़ें आप करो, रिपीट हो रही हैं चीज़ें, थोड़ा सा भी वक्त लगाओगे, ऐसी स्ट्रेटजी पे वर्क करोगे, यू विल थैंक मी ऑन 28th May। ठीक है, हमें वी आर नॉट डूइंग बिजनेस पर से। ठीक है, हमारा मोटिव है टू मेक अ डिफरेंस, और ऐसा कुछ करना जिससे बच्चे जो हैं उनको लाभ हो। ठीक है, अब ये सब अगर आप फॉलो करोगे तो गारंटेड है कि आपके लिए CSET रुकावट नहीं होगा। और ये बहुत बुरा लगता है मुझे, हर साल के 110-120 GS में मार्क्स आते हैं और CSET फेल हो जाता है, और उसके बाद में फिर बहुत महंगी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाके दाखिला आप लेते हो, और उसके बाद भी फायदा नहीं होता, और दोबारा CSET फेल कर जाते हो, क्योंकि आपको नब्ज पकड़नी है UPSC की। आपको विजन में 100 मार्क्स नहीं लाने। विजन, बाजीराम, जो भी कोचिंग है, आई एम स्ट्रेट अवे टेकिंग देयर नेम, or any coaching, even our test series, they cannot match the level of UPSC. So you have to grab the nerves of UPSC, and that only will fetch you good marks and you will clear the examination. Thank you very much.